समुद्र के बीचों बीच आपको एक आइलैंड दिखाई दे रहा है। इस आइलैंड का नाम फोनफी आइलैंड है। ये समुद्र के उस हिस्से पर मौजूद है। यहाँ से करीब तरीन जमीन 1900 किलोमीटर दूर है। दूसरे नंबर पर जापान है जो 3600 किलोमीटर दूर है। ये आइलैंड जंगलात और बड़ी बड़ी जड़ों वाले दरख्तों से भरा हुआ है, लेकिन इस जंगल के अंदर एक ऐसा शहर छुपा है, यहाँ लोग जाने से डरते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि अगर किसी ने इस शहर में जाने की कोशिश की तो उसकी मौत हो सकती है। आखिर इस आइलैंड में ऐसी कौन सी चीज है जिससे दुनिया बहुत ज्यादा खौफजदा है? और जब साइंसदानों की एक टीम वहां गई तो उन्होंने वहां क्या देखा? फोनफी आइलैंड पर मौजूद इस शहर का नाम नैनमेडोल है। ये शहर फोनफी आइलैंड की ईस्ट वाली साइड पर समुद्र के किनारे के करीब मौजूद है। इस शहर में जाने के लिए फोनफी आइलैंड के किंग से परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के बाद एक अजीब सी ड्रिंक पिलाई जाती है जिसको पत्थरों से रगड़ कर बनाया जाता है। उन लोगों का मानना है ये रस्म पूरी करने के बाद नैनमेडोल की रूहें हमला नहीं करती। उस जगह जाने के बाद भी नैनमेडोल शहर को पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यहाँ इतने घने जंगलात हैं जिन्होंने इस सिटी को पूरी तरह से ढांप रखा है। घने जंगलों को पार करते हुए एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे आज से 800 साल पहले बनाया गया था। यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थरों के पिलर्स मौजूद हैं। इन पिलर्स में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को बसाल्ट रॉक्स कहते हैं। ये पत्थर वोल्केनो से निकलने वाले लावे के ठंडे होने की वजह से बनते हैं। यहाँ पर पत्थरों की बड़ी बड़ी स्लैब मौजूद हैं जिनको एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। हर एक स्लैब का वजन 5 टन से ज्यादा है और कुछ स्लैब का वजन 70 टन से भी ज्यादा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने भारी पत्थरों को आज की मौजूदा एडवांस मशीन से भी उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जरा सोचिए, आज से 800 साल पहले के लोगों ने इन पत्थरों को कैसे उठाया होगा, जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। एक चीज ने साइंसदान को बहुत ज्यादा परेशान किया। ये एरिया दरख्तों से भरा हुआ है। यहाँ पहाड़ बहुत कम हैं और जिन पत्थरों से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है वो पत्थर इस आइलैंड पर मौजूद ही नहीं है। तो सोचने वाली बात ये है कि आखिर इन पत्थरों को कहां से लाया गया? वहां के लोगों का कहना है कि ये काम जादू की मदद से किया गया होगा, लेकिन हकीकत क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के ऊपर किसी ने कोई रिसर्च नहीं की, जिसकी वजह से इस जगह के बारे में किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस जगह के बारे में सिर्फ कहानियां हैं जो सदियों से चेंज होती आ रही हैं। इस शहर को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए साइंसदानों के पास 2 रास्ते थे। या तो इन दरख्तों को काटा जाए जो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, या फिर टेक्नोलॉजी से इस जगह को स्कैन किया जाए। साइंसदानों ने दूसरे तरीके का इस्तेमाल करते हुए इस जगह को लेडार टेक्नोलॉजी से स्कैन किया और इस जगह का एक 3D मॉडल बनाया। इस टेक्निक में एक जहाज या ड्रोन की मदद से वेव्स को जमीन पर फेंका जाता है। ये वेव्स दरख्तों से गुजरकर जमीन से टकराकर वापस जहाज पर आती हैं। कुछ वेव्स ऊंची जगहों से टकराती हैं और कुछ वेव्स ज्यादा गहरी जगहों से टकराती हैं। इन वेव्स के डिस्टेंस को मेजर करते हुए साइंसदानों ने इस जगह का एक प्रॉपर 3D मॉडल बना लिया, जिसमें दरख्तों के नीचे छुपा हुआ पूरा शहर आसानी से दिखाई दे जाता है। 3D मॉडल में साइंसदान 90 स्ट्रक्चर्स को आसानी से देख रहे थे। इन स्ट्रक्चर्स में टेंपल, हाउस और रिचुअल प्लेसेस शामिल थी। जब साइंसदानों की एक टीम एक रिचुअल स्ट्रक्चर को स्टडी करने पहुंची तो उनको वहां एक ऐसा पत्थर मिला जिस पर कावे को रगड़कर स्काउ नामी ड्रिंक को बनाया जाता था। और ये वही ड्रिंक है जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी। इससे एक आइलैंड पर कई छोटे छोटे आइलैंड हैं। जब इन सभी स्ट्रक्चर्स को साइंसदानों ने स्टडी किया तो पता चला कि हर एक स्ट्रक्चर को एक अलग मैन मेड आइलैंड पर बनाया गया है और इन सभी आइलैंड के गिर्द बड़े बड़े पत्थरों से एक दीवार बनाई गई थी ताकि समुद्री लहरों से बचा जा सके। आखिर उन लोगों ने ये सब कैसे किया? क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी से मैन मेड आइलैंड बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। दुबई में बहुत सारे आइलैंड जिनको इंसानों ने बनाया था वो समुद्र में डूब रहे हैं, जबकि ये आइलैंड 800 सालों बाद भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद है। और उन आइलैंड पर बड़े बड़े पत्थरों से स्ट्रक्चर बनाना उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। इन सभी स्ट्रक्चर्स में जितने भी पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं उन सबका वजन 7 लाख टन से भी ज्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेट ट्रेन जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर है, ये वजन ऐसी 8 ट्रेनों के बराबर है। अब सवाल ये आता है
कि इतनी बड़ी तादाद में बेसॉल्ट रॉक्स को कहां से लाया गया। इस चीज को स्टडी करते हुए इस जगह से 18 किलोमीटर दूर साइंसदानों को एक ऐसी जगह मिली, यहाँ ये रॉक्स बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद थी और यहाँ पर वैसी ही स्लैब मौजूद थी जैसी उन स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल की गई। इन स्लैब के ऊपर धुएं और आग के निशानात मौजूद थे, जिससे ये बात जाहिर होती है कि आज से 800 साल पहले एक बड़ी रॉक के नीचे आग जलाकर उस रॉक के ऊपर पानी डाला जाता था, जिससे वो रॉक स्लैब में टूट जाती। अब साइंसदानों को पता चल चुका था कि इसी जगह से स्लैब्स को लाकर स्ट्रक्चर्स बनाए गए। अब सवाल ये आता है कि जिस स्लैब का वजन 5 टन से ज्यादा है, उसे नैनमेडोल से 18 किलोमीटर दूरी से कैसे लाया गया, वो भी घने जंगलों के बीचों बीच से। इसका सिर्फ एक ही तरीका साइंसदानों ने एक्सप्लेन किया है कि इन पत्थरों को समुद्र तक लाया जाता और फिर कश्तियों में रखकर इन स्लैब को उस आइलैंड पर लाया जाता था। इस चीज को साबित करने के लिए साइंसदानों की टीम ने सोनार टेक्नोलॉजी से स्टोन वाली जगह और आइलैंड वाली जगह के बीच मौजूद समुद्र को स्कैन किया, तो उनको वहां सेम वैसी ही स्लैब दिखाई दी। असल में जब इन पत्थरों को पोर्ट से इस आइलैंड पर लाया गया तो कुछ पत्थर समुद्र में गिर गए, जिससे यह बात क्लियर हो गई कि इन पत्थरों को 18 किलोमीटर की दूरी से कश्तियों के जरिए ही लाया जाता था। साइंसदानों ने सोचा कि अगर वो समुद्र के रास्ते से इतने भारी पत्थरों को नैनमेडोल आइलैंड पर ला सकते थे, तो इसका मतलब है कि वो दूसरे आइलैंड पर भी गए होंगे। फोनफी आइलैंड से 15 किलोमीटर दूर एक और आइलैंड है जिसका नाम एंट अटोल है। वहां पर भी कई सारी स्लैब्स और कावा बनाने वाले स्टोन्स दिखाई दिए। यानी वो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे जो 800 साल पहले भी समुद्री लहरों में बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते थे। फोनफी आइलैंड पर साइंसदानों को एक स्टोन की साइट नजर आई। यहाँ पत्थरों पर मुख्तलिफ चीजों की तस्वीरें बनी हुई थीं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये तस्वीरें 800 साल पुरानी नहीं बल्कि 2000 साल पुरानी थी। इस जगह साइंसदानों को एक हैरान कर देने वाला सिंबल दिखाई दिया, क्योंकि सेम ऐसा ही सिंबल इस जगह से 3000 किलोमीटर दूर आज के न्यू कैलेडोनिया में भी देखा जा चुका है। यानी ये सिंबल जिसने भी बनाया था वो समुद्र में बहुत दूर दूर तक सफर करते थे। कई सालों पहले मैन मेड आइलैंड बनाना और उसके ऊपर इतने बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाना इस बात का सबूत है कि उस वक्त लोग भी बहुत ज्यादा माहिर और इंटेलिजेंट थे। इंसान जिस दौर में भी हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो या ना हो, अल्लाह ने इंसान को बहुत ज्यादा अक्लमंद बनाया है। वो हर दौर में अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसी ऐसी चीजें बनाता है जिससे दुनिया हैरान हो जाती है। अभी तक किसी को नहीं पता चल सका कि इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने वाले लोग अचानक कहां चले गए। ये आज भी एक मिस्ट्री है। 14th सेंचुरी में मेडिवल स्पेन के एरिया में एक शहर था जिसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार थी। इस शहर का नाम कोर्डोबा था। कोर्डोबा के पीछे भी कई शहर थे, लेकिन इनमें सबसे बड़ा शहर कोर्डोबा था। अगर कोई इस शहर पर कब्जा कर ले तो बाकी शहरों पर कब्जा करना बहुत आसान था। जून 1236 की रात को इस शहर की दीवार पर मौजूद गार्ड्स दुश्मन की निगरानी कर रहे थे, लेकिन दुश्मन ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चुपके से इस शहर पर हमला कर दिया। इस हमले से कोर्डोबा की आर्मी को अटैक करने का मौका ही ना मिल सका, जिसकी वजह से दुश्मन ने इस पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। इस शहर को कब्जे में लेने के बाद उन लोगों ने बाकी शहरों पर भी बहुत आसानी से कब्जा कर लिया, लेकिन इनमें एक शहर ऐसा था जिस पर वो लोग कब्जा नहीं कर पा रहे थे। इस सिटी का नाम था ग्रेनाडा। दुश्मन ने 200 सालों तक इस शहर पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग इस शहर की दीवार से आगे जा नहीं पा रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इस शहर में मौजूद एक महल। इस महल को इस शहर के अंदर मौजूद एक ऊंचे पहाड़ पर बनाया गया था। यहाँ पर दुश्मन का पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। 14वीं सदी में बनाए गए इस किले के स्ट्रक्चर को देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए। इस महल के अंदर कमरों में शावर लगे हुए हैं और यहाँ मौजूद वॉशरूम्स के फ्लोर्स में ऑटोमेटिक हीटिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पर स्टीम रूम भी मौजूद है जिसमें पानी से भाप को बनाया जाता था और ये बहुत बड़ा महल है। इसमें बड़े बड़े बाग बने हुए हैं जिनमें पौधों को पानी देने का एक सिस्टम बना हुआ था। यानी इस महल में पानी का बहुत एडवांस सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये महल एक पहाड़ पर मौजूद है और पहाड़ पर पानी होता ही नहीं है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस शहर से जो नदी गुजरती है
उसे ये महल 700 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और उस दौर में ना बिजली थी और ना ही कोई मोटर थी जिससे पानी को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया जाए। तो सोचने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर बिना बिजली और मोटर के इतने बड़े महल में पानी को कैसे पहुंचाया गया। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये महल एक पहाड़ पर बना हुआ है और इस महल के पास से जो नदी गुजरती है उसे टैरो रिवर कहते हैं। लेकिन ये नदी महल से बहुत ज्यादा नीचे मौजूद है और नीचे से पानी को ऊपर चढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस चीज का हल निकालने के लिए उस वक्त इंजीनियर्स ने महल से थोड़ा दूर इस नदी का सबसे ऊंचा पॉइंट ढूंढा। ये पॉइंट महल की ऊंचाई के बिल्कुल बराबर था। उन्होंने यहाँ से एक नहर को बनाया जो सीधी महल में जा रही थी। इस नहर से पानी तो महल में आ गया, लेकिन उस नहर से पानी बहुत कम प्रेशर के साथ महल में आ रहा था। लेकिन महल का जो सिस्टम बनाया गया था उसमें प्रेशर के साथ पानी की जरूरत थी। इसके अलावा इस महल में घड़ियां लगी हुई थी और ये घड़ियां पानी के प्रेशर से चलती थी। अगर पानी का प्रेशर थोड़ा सा भी कम होगा तो घड़ियां गलत टाइम बताएंगी, इसीलिए यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी था। इस चीज को हल करने के लिए महल से भी ऊपर पहाड़ पर एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया। यहाँ से पानी प्रेशर के साथ महल में जा सकता था, लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम थी। इतनी ऊंचाई पर इस बड़े पुल तक पानी को कैसे पहुँचाया जाए। इसके लिए इंजीनियर्स ने पुल के बिल्कुल नीचे एक कुआं बनाया। इस कुएं की गहराई नदी के सबसे ऊंचे वाले पॉइंट से कम थी, इसीलिए उस पॉइंट से इस कुएं तक एक रास्ता बनाया गया जिससे नदी का पानी कुएं में गिरता। कुएं से पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए एक ड्रम सिस्टम को बनाया गया जिससे पानी का कुएं से निकालकर पूल में फेंका गया। इस ड्रम सिस्टम को एनिमल्स की मदद से चलाया जाता था। एनिमल्स गोल गोल घूमते जिनसे ड्रम नीचे कुएं में गिरता, जिससे बहुत आसानी से पानी का कुएं से निकालकर पूल को भरा जाता। इसे हाइड्रोलिक वाटर सिस्टम भी कहा जाता है। और फिर पूल का पानी एक बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ महल में पहुंचता था, क्योंकि पैलेस की हाइट पूल से नीचे थी, इसीलिए पानी प्रेशर के साथ पैलेस तक जाता। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ चुकी होगी कि कैसे इतनी ऊंचाई पर पानी को लाया गया, जिससे इस महल के बहुत बड़े सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस महल की सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज है इसकी घड़ियां, जिसके बारे में मैंने पहले बात की है। हैरान करने वाली बात यह है कि वो घड़ियां देखने पर भी दिखाई नहीं देती, इसीलिए लोग इसे इनविजिबल वॉच भी कहते हैं। सामने दिखाई देने वाली चीज ही वो घड़ी है जिसमें 12 शेर हैं और हर शेर के मुंह में एक फव्वारा लगा हुआ है। ये 12 शेर 12 घंटों को शो करते हैं और हर एक घंटे पर हर एक शेर से पानी निकलने लगता है। यानी अगर एक शेर से पानी निकल रहा है तो 1 बजा है, अगर 2 शेरों के मुंह से पानी निकल रहा है तो 2 बजे हैं, और अगर 3 शेरों के मुंह से पानी निकल रहा है तो 3 बजे हैं, और अगर सभी शेरों के मुंह से पानी निकलता है तो समझ जाएं 12 बजे हैं। और ये सब होता है इस बाउल की वजह से। इसे सभी शेरों के ऊपर रखा गया है। इसमें छोटे छोटे सुराखों को ऐसे बनाया गया है कि जब ये बाउल पानी से भर जाता है तो एक सुराख के भर जाने के बाद दूसरे सुराख के भर जाने तक जो टाइम होता है वो एग्जैक्ट 1 घंटा होता है। इस तरीके से हर एक घंटे में आहिस्ता आहिस्ता बाउल भरता रहता है, जिसकी वजह से एक एक करके सभी शेरों के मुंह से पानी निकलने लगता है, जिसकी वजह से इस पैलेस में रहने वाले लोगों को टाइम का पता चल पाता था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 12 बजे के बाद, यानी जब सभी शेरों के मुंह से पानी निकल जाता, तब ये घड़ी दोबारा से स्टार्ट हो जाती। असल में इस चीज के अंदर एक हाइड्रोलिक सिस्टम है। जैसे जैसे पानी बाउल में भरता जाता है वैसे वैसे इसमें एक नाली के अंदर पानी सेम उसी लेवल में भर जाता है। यहाँ पर ये जो डिजाइन बना हुआ है इसकी टॉप तक आते आते 12 बज जाते हैं और यहाँ पर पानी रुक जाता है। जैसे ही 12 बजते हैं तो एक वैक्यूम बन जाता है, जिससे पूरा बाउल कुछ ही देर में खाली हो जाता है, जिसके बाद बाउल का सारा पानी एक टनल से होता हुआ एक बॉयलर के अंदर जाता है, जिसके बाद ये पानी खुद ब खुद अंडरग्राउंड फर्श के नीचे मौजूद वायर्स के अंदर जाता, जिससे उस वक्त के राजा का वॉशरूम और स्टीम रूम का फर्श गर्म रहता और ये गर्म पानी टनल से होकर गुजरता था। और जब ये गर्म पानी टनल से होकर गुजरता था तो इसे मजीद गर्म किया जाता, जिससे स्टीम बनती थी। इसके बाद इस जगह को देखें,
ये महल की सबसे ऊंची जगह है। इस जगह भी पानी फुल प्रेशर के साथ आता था। इस जगह एक 6 मीटर की सीधी जगह थी। यहाँ पर पानी को चढ़ना था। इसके लिए उन लोगों ने व्हर्लपूल सिस्टम का इस्तेमाल किया, यानी यहाँ पर पानी एक कुएं जैसी चीज में भर जाता। उस कुएं का स्ट्रक्चर ऐसा था कि जब पानी उसमें भर जाता तो एक व्हर्लपूल बनता, जिससे हवा के छोटे छोटे बबल पानी में मिक्स हो जाते। इस चीज की वजह से पानी हल्का हो जाता, जो आसानी से 6 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ जाता। यानी जिस जमाने में बिजली और मोटर नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी, तो उस वक्त लोगों ने ऐसा सिस्टम बना दिया जैसा आज बिजली और मोटर से बनाया जाता है। उन लोगों ने ये सारा सिस्टम कुदरती तरीके से सिंपल फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया। आज भी ये महल बिल्कुल सही हालत में मौजूद है और आज भी इसमें पानी का वही सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। कहा जाता है लाहौर शाही किला 3000 साल पुराना है। तब ये किला हिंदुओं के पास था। काफी टाइम के बाद 1020 में महमूद गजनवी यहाँ पर आया और इस किले को तामीर किया गया। 1240 में इस किले को मंगोल ने तबाह किया। इसके बाद 1267 में सुल्तान रियासुद्दीन बाबर ने इसको दोबारा तामीर करवाया। 1398 में अमीर तामीर की फौज ने इस किले को एक बार फिर से तबाह कर दिया, जिसके बाद सुल्तान मुबारक शाह ने इसे दोबारा मिट्टी से तामीर करवाया। 1526 से मुगलों का दौर शुरू हुआ। तब हिंदुस्तान का बादशाह बाबर था। 1530 में बाबर की वफात के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत उसके बेटे हुमायूं के पास आ गई। हुमायूं ने 26 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की और फिर 1556 को हुमायूं की वफात के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत अकबर के पास आ गई और फिर अकबर इस किले में रहने लगा। अकबर का दौर 1605 तक रहा। अपने दौर में इसने इस किले को ईंटों से बनवाया। 1605 के बाद जहांगीर का दौर आया, जो अकबर का बेटा था। इसने मजीद किले को तामीर किया। इसका दौर 1605 से लेकर 1627 तक रहा। इसके बाद इसके बेटे शाहजहां का दौर शुरू हुआ, जो 1558 तक रहा। शाहजहां ने किले को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत दौलत लगाई। शाहजहां के बाद इसके बेटे औरंगजेब का दौर शुरू हुआ, जो 1707 तक रहा और फिर 1799 में यहाँ पर सिखों ने कब्जा कर लिया और वो यहाँ 1849 तक रहे। इन्होंने किले में बहुत सारी तब्दीलियाँ की। 1849 से लेकर 1858 तक ये किला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास रहा और 1858 में ये किला अंग्रेजों के पास चला गया, जो 1947 तक अंग्रेजों के पास रहा। उन्होंने अपने हिसाब से इस किले में बहुत सारी चीजों को तब्दील किया और तबाह भी किया। 1947 से लेकर आज तक ये किला पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास है। अब हम किले के बारे में डिटेल से जानते हैं। हम शाहबुज गेट से इस किले का आगाज करते हैं। इस गेट को शाहजहां ने 1631 में तामीर करवाया था। इस गेट को हाथी पांव गेट भी कहा जाता है, क्योंकि उस जमाने में इस गेट से हाथी गुजरा करते थे। इस गेट से अंदर दाखिल होते ही लेफ्ट साइड पर स्टेयर्स आती हैं। इन सीढ़ियों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। इनको बड़ा इसीलिए बनाया गया क्योंकि शाहजहां हाथियों पर बैठकर शाहपुज गेट से अंदर दाखिल होकर इन सीढ़ियों से ऊपर शीश महल में जाता था, ताकि हाथी आसानी से गुजरकर ऊपर शीश महल में जा सके। इसीलिए इन स्टेयर्स को एलिफेंट स्टेयर्स कहा जाता है। यहाँ ये सीढ़ियाँ खत्म होती हैं। उसकी राइट साइड पर आपको कुछ कमरे नजर आएंगे। असल में ये सब जेलें हैं। इनको ब्रिटिश दौर में बनाया गया था, जिनमें लोगों को कैद किया जाता था। इन कमरों के बिल्कुल सामने शीश महल की तरफ रास्ता जाता है। हमें सामने शीश महल नजर आएगा। ये किले की खूबसूरत जगहों में से एक है। शीश महल को भी 1631 में शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। यहाँ सिर्फ शाही खानदान के लोग और करीबी साथी रहते थे। यहाँ पर एक चश्मा है। ये चश्मा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। चश्मे के सेंटर में ये जगह बादशाह के बैठने की जगह थी। जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको व्हाइट मार्बल के बीच में खोदी हुई जगह दिखाई देगी। इस जगह पर नीलम, याकूत और बहुत कीमती पत्थर लगाए गए थे, लेकिन लोगों ने इन पत्थरों को यहाँ से उखाड़ लिया। इस कमरे को देखें। इसका नाम बंगला 9 लखा है। 9 लखा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस दौर में इसे 9 लाख में बनवाया गया था। इसकी दीवारों पर मुख्तलिफ तरह के गुलदान बने हुए हैं। इनके बीच में बहुत कीमती पत्थर लगे हुए हैं। ये नीलम है, ये रूबी पत्थर है और ये कच्चा पान है।
इसी तरह के पत्थर पूरे कमरे में लगाए गए हैं। यहाँ पर आपको येलो कलर की पेंटिंग नजर आ रही होगी। असल में ये पेंटिंग सोने के पानी से बनी हुई है। इसकी छत को देखें जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये डिजाइन कश्मीर की बहुत कीमती लकड़ी पर बना हुआ है जिसमें शीशे भी लगे हुए हैं और साथ ही इसमें सोने के पानी की पेंटिंग भी की गई है। इस छत के चारों तरफ जो बॉर्डर बने हुए हैं इसमें भी शीशे और सोने के पानी की डेकोरेशन है। मुमताज को ताज पहनने का शौक नहीं था, इसीलिए यहाँ पर ताज जैसी जालियां बनाई गई। जब मुमताज इस जगह बैठती तो ताज उसके सर पर खुद ब खुद बन जाता। बंगला 9 लखा के साथ ही मेकअप रूम है और सामने वाली बिल्डिंग में बादशाह का रूम, मुमताज का रूम और डाइनिंग रूम है। इसकी लेफ्ट साइड पर बादशाह का रूम है और राइट साइड पर मुमताज का रूम है। यहाँ भी सेम वैसी जालियां बनाई गई जैसी बंगला 9 लखा में बनी है। शीश महल के बाद हम वापस एलिफेंट स्टेयर्स पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक दरवाजा नजर आ रहा होगा। अगर आप मैप को देखें तो मैप में ये दरवाजा यहाँ पर है। ये जगह शीश महल के बिल्कुल नीचे मौजूद है। इस जगह को समर पैलेस भी कहते हैं क्योंकि उस वक्त बादशाह की फैमिली गर्मियों में यहाँ पर रहा करती थी। यहाँ की दीवारों में पानी ऊपर से आता था जिससे ये जगह ठंडी रहती थी। इस जगह को दुश्मन से छुपने के लिए बनाया गया था। यहाँ आपको ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी जो ऊपर की तरफ जा रही हैं। ऊपर एक कमरा है जिसमें लोगों को कैद किया जाता था। यहाँ मौजूद दीवारों को देखें। ये 400 साल पुराना सीमेंट है। उस वक्त की सीमेंट को चूना, चने की दाल, मांस की दाल, अंडा, जानवरों की हड्डियां और घास को मिलाकर बनाया जाता था। 500 साल गुजर जाने के बाद भी ये आज भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद है। इस जगह के नीचे एक बेसमेंट भी मौजूद है और इस जगह पर बहुत सारी सुरंगों को फाइंड किया गया है। इस सुरंग को दुश्मन से बचने के लिए बनाया गया था। ये सुरंग नीचे से होकर बाहर की तरफ जाती है। उस दौर में जब दुश्मन हमला कर देता तो इस सुरंग को किले से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाता। इसके अलावा ये भी एक सुरंग है जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। ये रास्ता बाकी रास्तों से बहुत छोटा और आसान था। जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो इस रास्ते को बंद कर दिया गया। इसके अलावा समर पैलेस में एक कॉन्फ्रेंस रूम है। यहाँ सब लोग इकट्ठे होते थे। इस जगह की खास बात यह है कि अगर आप एक कोने में खड़े हैं और आपका साथी दूर किसी दूसरे कोने में खड़ा है तो आप दीवार की तरफ मुंह करके आहिस्ता भी बोलेंगे तो आपकी आवाज आपके साथी को आसानी से सुनाई देगी, लेकिन आपके साथी के अलावा आपकी आवाज कोई नहीं सुन सकेगा। इससे साबित होता है कि उस वक्त भी लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इसके बाद हम इस एरिया की तरफ चलते हैं। इस जगह को पाई बाग कहते हैं। इस जगह बहुत खूबसूरत कमरे हुआ करते थे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स रहा करती थी। इस एरिया में किसी भी मर्द को आने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई गलती से इस जगह आता तो उसका सर काट दिया जाता। सिख दौर में रंजीत सिंह की मौत के बाद सिविल वॉर शुरू हो गई कि नया किंग कौन बनेगा। इस जगह के बिल्कुल सामने आपको एक मीनार दिखाई दे रहा होगा। यह बादशाही मस्जिद का मीनार है। उस दौर में इस मीनार पर तोपें हुआ करती थी जिनसे इस जगह पर हमला किया गया और ये एरिया पूरी तरह से तबाह हो गया। इनके ढांचों को आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके साथ मोती मस्जिद है। इस मस्जिद को 17वीं सेंचुरी में जहांगीर ने तामीर करवाया था और शाहजहां ने इसको मजीद खूबसूरत बनवाया। इस मस्जिद में हर जगह व्हाइट मार्बल लगा हुआ है। कहा जाता है कि इस मस्जिद में नेक जिन रहा करते थे। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। उस वक्त स्टूडेंट्स इन कमरों में पढ़ा करते थे। सिखों ने इस जगह को नाउज़बिल्ला मंदिर बना दिया जिसे मोती मंदिर का नाम दिया गया। सिखों की हुकूमत के बाद इसे दोबारा से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। मोती मस्जिद से थोड़ा आगे पाई बाग के बिल्कुल साथ हमाम है। यहाँ पर शाही खानदान की औरतें नहाया करती थीं। इसके बिल्कुल साथ एक बड़ा हाता आता है। इसे शाहजहानी हाता कहते हैं। इस हाते में व्हाइट कलर की बिल्डिंग को दीवाने खास कहते हैं। इस जगह पर बादशाह अपनी रानी से मुलाकात करता था। दीवाने खास के बिल्कुल सामने एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमें कई सारे कमरे मौजूद हैं। शाहजहां इस जगह सोया करता था। इस बिल्डिंग में 2 सुरंगें हैं। इन दोनों के रास्ते इस एक जगह से निकलते थे। ये वाली सुरंग रावी के पास जाकर निकलती थी
इसको इसीलिए बनाया गया था कि जब दुश्मन हमला करे तो बादशाह इस रास्ते से निकलकर रावी में एक कश्ती पर बैठकर अपनी जान बचा सके। और उस दौर में हर वक्त एक कश्ती इस सुरंग के आगे तैयार रहती थी। दूसरा रास्ता शहर की तरफ निकलता था ताकि जब दुश्मन हमला करे तो बादशाह इस रास्ते से शहर में दाखिल होकर आम आवाम में छुप जाए। इस किले के नीचे सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल बनाया गया, जिनमें कुछ ही सुरंगों को फाइंड किया गया। बाकी सुरंगों का आज तक पता नहीं चल सका। कुछ सुरंगें दुश्मन को धोखा देने के लिए बनाई गई थी जो आगे से बंद होती थी, और कुछ सुरंगें ऐसी थी जिनसे हिंदुस्तान जाया जाता था। इन सुरंगों से बहुत सारी चीजें और हड्डियों के ढांचे भी दरियाफ्त हुए। इन चीजों को लाहौर म्यूजियम में रखा गया है। शाहजहां अपनी रानी के साथ इस जगह बैठा करता था। यहाँ भी सेम वही विंडोज बनाई गई हैं जो बंगला नौलखा में थी, जिससे रानी के सर पर ताज खुद ब खुद बन जाता। शाहजहानी हाथे के साथ एक और हाथा आता है, इसे जहांगीरी हाथा कहते हैं। जहांगीर शाहजहां का वालिद था। ये जहांगीर की आराम गाह है। यहाँ पर जहांगीर आकर सोता था। इस बिल्डिंग के साथ एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही है। कहा जाता है कि शाहजहां इसी जगह पैदा हुआ था। इसके अलावा इस हाथे के दोनों साइड्स पर बहुत सारे कमरे हैं। इन कमरों में मेहमान आकर रहते थे। इन कमरों के नीचे तहखाने बनाए गए थे। यहाँ पर खाने पीने की चीजों को स्टोर किया जाता था। जहांगीर की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने अकबर की बीवी जोधा का महल है। इस महल के बिल्कुल साथ खड़क सिंह की हवेली है, जो रंजीत सिंह का बेटा था। और अकबर की बीवी के सामने रानी जिंदा का महल है, जो रंजीत सिंह की बीवी थी। इसका एक बेटा दलीप सिंह था। इसी ने कोहिनूर हीरे को फाइंड किया था। अकबर की बीवी के महल के बिल्कुल पीछे दीवाने आम है। 1605 तक अकबर इस जगह रहता था। 1605 के बाद जहांगीर का दौर आया। उसने इस एरिया को जहांगीरी हाथा बना दिया। जहांगीर के बाद इसका बेटा शाहजहां आया, जिसने शीश महल को तामीर करवाया। अपने दौर में उसने इस जगह को अदालत बना दिया। इसी अदालत को दीवाने आम का नाम दिया गया। यहाँ पर बादशाह खड़ा होकर फैसले करता था। इससे आगे वाली जगह पर फौजी खड़े होते थे और फिर उसे आगे आम आवाम खड़ी होती थी। दीवाने आम के बिल्कुल सामने अकबरी गेट है। ये उस वक्त इस किले का मेन गेट था। इसके पीछे शहर था, यहाँ लोग रहते थे। इस मैप को देखें, हम यहाँ से शुरू हुए और हमने शाही किले को यहाँ तक देखा। यानी हमने शाही किले का काफी हिस्सा कवर किया, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सा रहता है जिसको इस वीडियो में कवर नहीं किया जा सका। इसीलिए इसका पार्ट 2 भी आ रहा है, जिसमें मुगल वॉर्स को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत हुई है, इसीलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। और हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।